अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है? बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है अमेरिका में। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं और ऐसे वैसे नहीं आए हैं, मतलब उन्होंने तारीखी एक फतह हासिल की है। ओह यस, इन द हाउस, इन द सेनेट, मतलब आप इन द व्हाइट हाउस। तो लिहाजा यस, रिपब्लिकन्स आर एब्सोल्युटली एवरीवेयर। और भाई उन्होंने वोट किया है तो ये बड़ी बात है। ये बड़ा ओवरवेलमिंग। दो लोग बड़े खुश हैं। एक इजराइल नेचुरली खुश है, पता नहीं क्यों नहीं। मतलब पहले कौन सी कसर आपने छोड़ी है बम बरसाने में, लोगों को शहीद करने में, कल लबनान में फिर एक हमला किया, कि अभी आपको मजीद कोई तवक्को है कि मजीद कोई सपोर्ट मिलेगी अमेरिका से तो आप और बम बरसाएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे जो बाइडेन तो जैसे हाथ बंद करके बैठे हुए थे ना, वो तो मदद करी, मतलब कि आपको तो खुली छूट थी पहले भी। मगर एक हिस्ट्री आपको पता है, इससे पहले इजराइल का कैपिटल जो है वो तेल अवीव ही माना जाता था, फिर ट्रंप आए और सूरत हाल बदली और मकबूजा जेरूशलम को फिर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया इजराइल का कैपिटल और अपना सफारत खाना भी मुंतकिल कर दिया। There is a relationship, there is a background over there. एक लव कनेक्शन है, एक वो पुराना ताल्लुक जो है वो यहाँ पे हमारी एक सियासी जमात के सपोर्टर्स जो हैं वो समझते हैं कि उनके रहनुमा से भी है, तो अब वो भी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं कि वो जो फिर ये अगर ये ऐसा हुआ या अगर कोई कोशिश हुई अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए, तो वो मुदाखलत होगी, वो साजिश होगी, या वो एब्सोल्युटली यस होगा, तो वहाँ भी एक कंफ्यूजन है। अच्छा, आपने एब्सोल्युटली यस कर दिया उस नोट को। खैर एनीवे, ये सारी बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन अभी तो वो आए हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी जीत ली है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कमाला हैरिस जो हैं वो शिकस्त खा गई हैं और ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। अमेरिकी इंतखाबात हारने वाली कमाला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि खुले दिल से नताइज तस्लीम किए हैं भाई उन्होंने, फोन भी किया। हाँ, नहीं, ये नहीं करते होते। नहीं, ट्रंप नहीं करते होते, लेकिन ट्रेडिशनली उधर कर लेते होते हैं और एक दूसरे को वो जरा मुबारकबाद भी देते हैं और बड़ी स्मूथ पासिंग ओवर जो है वो करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट। आफ्टर ऑल ऑब्वियसली एक एटिकेट्स भी एक चीज़ होती है। और हाँ, वो ट्रांजिशन ऑफ पावर, वो कह रही हैं जी हम मदद करेंगे। जमहूरियत का असूल है कि हारो तो अब उसको तस्लीम करो और आगे बढ़ो। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। उन्होंने ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी नामुंतखब सदर ट्रंप को फ़ोन किया, सदारती इंतखाब पे जीत पे मुबारकबाद दी है। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए वाइट हाउस आने की दावत भी दी है। अमरीकी सदर आज कौम से खिताब करेंगे। ट्रंप की जीत पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों या नेतन्याहू हों, अब ये भी खुश हैं, नरेंद्र मोदी भी खुश हैं। बिल्कुल भाई, आप समझ ही लें क्यों। तो समझा ये जा रहा है कि दोनों अपने दोस्त की वापसी पर खुश हैं, मगर काबिल इत्मीनान बात यह है कि ट्रंप जो हैं वो जंगें ख़त्म करने जा रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि अमेरिका कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा। और आपको पता है कि ये पहले भी हो चुका है कि वो जंगों में इतना उस तरह बिलीव नहीं करते और जारी जंगों को भी बंद कराएंगे, ये भी उनका कहना था। साथ ही तारकीन वतन की आमद जो है वो रोकने के लिए सरहदें सील करने का भी उनका प्लान है, ये भी वो पहले कह चुके हैं अपनी पिछले टेन्योर में। इस बार उनका क्या कहना है, देखें। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. People that voted for us, nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. And one is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally.
चलिए जी, द वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह से सबसे पहले तो तनाज़ात का खात्मा कराने में मदद देते हैं या उसको लीड करते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नई अमरीकी इंतज़ामिया मिलकर काम करेगी, के साथ मिलकर काम करेंगे और दोबारा सदर बनने पर कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा था पहले, और लेट्स सी क्या होता है। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी तो होगी, आपको पता ही है उनकी है, और आलमी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम की वजह भी बन सकती है। चीन समेत दीगर मुल्कों की दरामदात पर भारी टैरिफ का मतलब होगा कि अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। और इलॉन मस्क आपको पता है बड़े पेश थे इनकी कैंपेन में भी, उन्होंने जिक्र भी किया, और ना सिर्फ जिक्र किया, फिर एक मौके पे इन्होंने कहा था आई लव यू इलॉन। ये भी इनका कहना था, मतलब बहुत ही क्लोजनेस है। और कहते हैं कि जब बहुत बड़ी डोनेशन भी दी है, लीड भी की है, सब कुछ ही किया है। कहते हैं कि मैं 40-45 मिनट्स देखता रहा। ये ट्रंप का कहना था कि जो वो इलॉन मस्क की वो स्पेस में शटल जो जा रही थी और ऑब्वियसली टीवी वगैरह पे दिखाई थी, कहते हैं ही वाज मेस्मराइज्ड, इट वाज लाइक वाचिंग अ मूवी। तो बहुत मुतासिर हैं उनसे और इलॉन ट्रंप से। तो वो भी एक जोड़ी जो है, मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी। वैसे अमेरिका के फ्री मार्केट वगैरह की बात करते हैं, अमेरिका में अब चाइनीज़ जो ईवीज़ हैं वो दुनिया में टक्कर दे रही हैं टेस्ला को। मतलब मिडल ईस्ट में देख लें, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अब तो कुछ पाकिस्तान में भी आ गए हैं, वो लिटरली टेस्ला को कंपटीशन दे रहे हैं, उनकी सेल्स अफेक्ट हो रही हैं। लेकिन इलॉन की टेस्ला जो है वो जाहिर है उसकी एक मोनोपोली है और ये कनाडा और इस रीजन में। सो आई वंडर वो खैर और अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर नईम ज़फ़र, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अगेन। आप पहले भी हमारे साथ रहे हैं। ये बताइएगा कि अगले 4 साल, अब तो हो गए इलेक्शंस, ट्रंप आ गए, बड़ा ओवरवेलमिंग, मतलब आपको पता है कि इनको वोट भी मिला है। किस तरह आप अगले 4 साल अमेरिका में देख रहे हैं? अगले 4 साल काफ़ी केओटिक होंगे। पता चलेगा कि ये कैसी हरकतें होंगी और क्या डेमोक्रेट उसको स्टॉप करने के लिए कैसे उसको अप्रोच करेंगे। मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। टैरिफ्स, उससे हम सब डर लग रहा है कि वो कह रहा है कि मैं सब मुल्कों से जो चीज़ें आएंगी उसमें टैरिफ डाल दूंगा ताकि अमेरिकन जॉब्स को प्रमोट किया जाए। चक्कर ये है कि जब टैरिफ हैं वो पैसे कौन देता है? वो पैसे फिर अमेरिकन जो कंज्यूमर देता है। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्ले। तो अब उसको, मेरा ख्याल है कि उसके जो इकोनॉमिस्ट एडवाइजर्स और कांग्रेस उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगी कि भाई बैठ जा, ये तो हमारा काम ख़राब होगा। तो ये डिबेट चलती रहेगी अगले कुछ महीनों तक। लेकिन यूक्रेन में, गाज़ा में इसका डेफिनेटली फुटप्रिंट होगा। सो यू विल सी अ बिगर इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल सीन। आज हमारी इंटरनेशनल कोलिशंस हैं, उसमें शायद वीकनेस आए, नेटो जैसे है उसमें वीकनेस आ सकती है। तो इट विल बी प्रीटी केओटिक, बट दिस इज व्हाट द मैंडेट वाज। पीपल वांटेड अ चेंज, दे गॉट अ चेंज। सब देखो अब चेंज किस तरह अच्छी है चेंज है कि खराब चेंज है, ये तो वक्त बताएगा। और क्या तवक्को की जा रही है, मतलब अपने पिछले टर्म से डोनाल्ड ट्रंप कुछ सबक सीख कर आ रहे होंगे या नहीं? जिन पॉलिसीज़ का वो जिक्र करते रहे हैं पहले भी, उन्हीं को रीइंफोर्स करने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद होती रही है कि वो इसको सीरियसली नहीं लेते, एंड इट इज़ अ ग्लोबल इशू नाउ, द वर्ल्ड हैज़ एक्सेप्टेड इट। हम तो रोज़ भुगत रहे हैं इसके असरात। हाँ, बिल्कुल सही आपकी बात है। तो उसमें जो उसने पिछले 4 साल में जो किया था उसने, तो उसके बाद जो एडवाइज़र थे उसको ज़रा कंट्रोल कर रहे थे कि भाई इतना भाग के ना जाए, इसको ठहर जा, सुन ले। अब वो एडवाइज़रों को चेंज कर देगा बिल्कुल, क्योंकि अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि प्रेसिडेंट कैसे काम करता है क्या नहीं करता। तो अभी जो उसके एडवाइज़र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पागल एडवाइज़र आने वाले हैं। तो ये से हिल बी लेस कंस्ट्रेंड एंड मोर बम्बास्टिक। सो दिस इज़ अ कंसर्न कि पहले उसको जो कंट्रोल कर लिया था, काफ़ी लोगों के आसपास से सबको फायर कर दिया है। तो नए लोग आएंगे वो ज़्यादा उसके पॉलिसीज़ को बढ़ाएंगे। अभी बात कर रहा है ये रॉबर्ट एफ कैनेडी के बारे में। हालांकि रॉबर्ट एफ कैनेडी जो हेल्थ के लिए बात कर रहा है, वो आदमी बहुत क्रेजी है। वो तो वैक्सीन पे बिलीव नहीं करता। वो चाहता है कि फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिसमेंटल कर दिया जाए, नेटो को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ये इलॉन मस्क की भी जो होंगी चीज़ें वो भी काफ़ी रेडिकल होंगी। So there will be a lot of changes, lot of change in policy, lot of change in positioning. अच्छा, पॉलिसी एंड पोजीशनिंग की प्रोफेसर साहब हम बात कर ही रहे हैं, तो इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है ही इज अगेंस्ट ऑल वॉर्स।
जिसमें ऑब्वियसली इस वक्त अगर हम देखें तो दो तनाज़े जो दुनिया में हैं, यूक्रेन रशिया वाला और गज़ा इजराइल का, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह टैकल करेंगे? मतलब गज़ा के हवाले से हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि वहाँ कोई सीज़ फायर हो और वहाँ कोई निगोसिएशन, कोई टॉक्स कुछ शुरू हो? गज़ा इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन होगा। लेकिन ज़्यादा बात गज़ा से ज़्यादा ईरान की बात है। ये ईरान को बहुत कंट्रोल करना चाह रहा है, पहले से भी करना चाह रहा था। उसने ईरान का न्यूक्लियर डील भी उसने वो काट दी थी। तो उसका कोई डील बनाएंगे कि अगर ईरान से कोई गारंटी हो जाए ताकि फिर गज़ा में वॉर स्टॉप कर दी जाए। सो इट विल बी कनेक्टेड विद व्हाट ईरान डज, व्हाट इजराइल डज। लेकिन यूक्रेन में तो ये बिल्कुल कह देगा अपने ज़ेलेंस्की को कि छोड़ दे उस्ताद, जो उसने ले ली है उनको दे दो, ताकि वो भी पुतिन अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दे। जहाँ कब्जा किया हुआ है उसका वो बन जाएगा, रशिया बन जाएगा और वॉर ख़त्म कर देगा। तो वो हमें पता है वॉर कैसे ख़त्म करना चाह रहा है, ताकि अपने को जो हमने इलाके थे वो रशिया को दे के वॉर ख़त्म करेगा। दैट्स नॉट व्हाट ज़ेलेंस्की नहीं चाहता इसको, लेकिन ये करेगा और ज़रूर करेगा। अच्छा, चाइना को लेके आपको पता है इनकी पॉलिसी से सब वाकिफ़ ही हैं, और हम अपनी बात करते हैं, ज़रा अपने आप से रिलेट करते हैं। पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात भी दुनिया से ढके छुपे नहीं हैं, और हमारे लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि ट्रंप जब होते हैं तो उनका दबाव या अमरीकी पॉलिसी कुछ और होती है चाइना को लेके, और हम तो चाइना से हमेशा से करीब हैं ही, रहना भी चाहते हैं, हमारा पार्टनर है। तो हमारे लिए भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस तनाजुर में? कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव लाइनिंग भी है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि चाइना वैसे वीक हो रहा है। चाइना वीक हो रहा है, उसके पास इकोनॉमिक लिमिटेशन होंगी, टैरिफ लग जाएंगे, तो पाकिस्तान की मदद इतनी नहीं कर सकेगा। लेकिन द पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर उसको चाइना को अप्रोच करना है और कुछ उसे क्लोज बाय करना है, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो कि चाइना से फ्रेंडली भी है और अमेरिका से भी फ्रेंडली है। इंडिया चाइना से फ्रेंडली नहीं है, जापान चाइना से फ्रेंडली नहीं है। तो हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तो हम लेवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। प्रोफेसर, फाइनली ये भी बताइएगा कि यूरोप के साथ क्या रिलेशनशिप अब एक्सपेक्ट की जा सकती है ट्रंप के आने से अमेरिका के साथ, क्योंकि वो नेटो के हवाले से काफ़ी वोकल रहे हैं और काफ़ी उनको अननेसेसरी ये सारी एक्सरसाइज लगती है, और ये कह भी चुके हैं बहुत बार। ये बहुत कह चुके हैं और काफ़ी लोग वरीड भी होंगे। लेकिन लेट्स ब्रेक डाउन वो चाहता क्या है। चाहता ये था कि हर मुल्क जो है नेटो में उनको 2% या 3% ऑफ जीडीपी उसमें डिफेंस में स्पेंड करें। तो ये बाकी सब मुल्क नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अमेरिका कर रहा था। कहते थे कोई बात होगी तो आप हमारी मदद करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है हम पैसा ज़ाया करें। तो ये कह रहा है यार ये बात नहीं है, अगर तुम्हें नेटो करना है तो तुम सबको 2% 3% स्पेंड करना पड़ेगा डिफेंस में, ताकि जब ज़रूरत होगी तो सब लोग स्टेप इन करें, सिर्फ अमेरिका की शक्ल मत देखो आप। सो दैट्स अ रीजनेबल रिक्वेस्ट। सो मेरे ख्याल में नेटो में ज़रा आफ्टर सम नेगोशिएशन दे विल एग्री टू दिस थिंग। अमेरिकियों को लगा है कि उनके इंटरेस्ट में ये तो बात काफ़ी लोग पहले भी कर चुके हैं। क्या यही चीज़ें हैं जो अमेरिकी कौम को अच्छी लगी हैं उनकी, और वो बड़ा ओवरवेलमिंग वोट मिला है उन्हें? अमेरिकी कौम ओवरवेलमिंग वोट की और विक्ट्री की बात कर रही हैं। इट्स अ हिस्टोरिक विन। क्या अभी तक समझ आई है? मतलब उन्होंने अरब अमेरिकन का जिक्र किया, मुस्लिम अमेरिकन का जिक्र किया, अफ्रीकन अमेरिकन का जिक्र किया। ये इतनी बड़ी जो जीत हुई है इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या थे? कौन कौन से एथनिक डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं जो इस मर्तबा इनकी बास्केट में आए? और प्रोफेसर साहब, हमने काफ़ी पाकिस्तानी अमेरिकन भी देखे हैं जो इनकी जीत के साथ ऑब्वियसली उनकी भी विन हुई है। हाँ हुई है, लेकिन बेकी सब एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू 3 चीज़ों में। इमिग्रेशन पॉलिसी के लोग जो बेशुमार लाखों लोग आ रहे थे, कोई मकसद नहीं था कि स्टॉप कैसे किया जाए। दैट वाज नंबर 1 थिंग ऑन द माइंड। नंबर 2 थे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, महंगाई हुई, महंगाई कम हो रही है, अभी आहिस्ता ख़त्म हो रही है, तो हर बंदा उसको महसूस कराया जाएगा। आप मुस्लिम हो, काले हों, चीने हों, आपको महंगाई तो लग रही है। नंबर 3 था सोशल पॉलिसी। डेमोक्रेट ने हर एक को अकोमोडेट करने के लिए सोशल पॉलिसी में बहुत ही एक्सट्रीम पॉलिसी बना दी थी कि जो भी आप हैं, वो ट्रांसजेंडर, फैमिली वैल्यूज़, सबको, एवरीबडी वाज फीलिंग कि भाई ये तो काम आप यू गोइंग टू फार, फैमिली वैल्यूज़ होने चाहिए। तो वो 3 चीज़ें जो कि सब अमेरिकन को टच करती हैं, किसी भी रेस के हो, किसी भी रिलीजन को, दैट्स व्हाई ही गॉट द वाइड सपोर्ट। सो आई थिंक डेमोक्रेटिक पार्टी हैज़ टू रीथिंक कि भाई हम कौन हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। दे कुडंट डू दैट। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया।
ऑब्वियसली एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और ख़ासतौर पे अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से सोचा जाए तो अब वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं है, अब वो बड़े मंजे हुए सियासतदान जिसको कहा जा सकता है, वो सेकंड टर्म जो है उसके लिए आए हैं। तो ऑब्वियसली वैसे भी अमरीकी सदर है, नीड टू बी टेकन सीरियसली। प्रोफेसर साहब ने की कि पाकिस्तान अपनी जो है, थैंक यू प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान अपनी पोजीशन लेवरेज कर सकता है व्हेन इट कम्स टू यू नो द नेगोशिएशन, और कोई अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात की बात हो या कुछ अमेरिका चाह रहा हो। सो पाकिस्तान इज़ इन दैट पोजीशन जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना के साथ तो हैं ही। अच्छा जी, अभी एक और पर्सपेक्टिव लेंगे। बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर पेशावर यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मिन्हास मजीद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बड़े बुनियादी और सादा से सवाल से बात का आगाज़ करेंगे कि ट्रंप क्यों जीते। ये बड़ी दुनिया है जो इस बात को समझने की कोशिश कर रही है। वो क्या फैक्टर था जिसने अमेरिकी वोटर को ट्रंप की तरफ जाने का कहा? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ट्रंप की वजूहात, जीतने की वजूहात तो बाइडन की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि हमेशा से यही होता रहा है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसकी अगर पॉलिसीज़ ऐसी हों कि डोमेस्टिकली भी वो क्योस या अनरेस्ट सा हो और इंटरनेशनली भी, एक वजह उसकी ये हो जाती है। दूसरी ये है कि मैं वही फिर कहूँगी कि ट्रंप ने इस दफ़ा अपने कार्ड्स इस तरह खेले हैं कि डिफरेंट रीजन्स के मुतालिक उन्होंने जो बात की है वो मेरे ख्याल में जो वहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, मुसलमान इमिग्रेंट्स हैं या बाकी दूसरे जो हैं, उनके लिए ऐसी बात थी कि वो पीस लाने की बात कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में, चाहे वो इजराइल है या यूक्रेन की हम बात करें या इसी तरह दूसरे जो रीजन्स हैं, उन्होंने इस तरह से बात की है। और चूँकि इकॉनमी का मेन इशू रेस किया हुआ था उन्होंने भी, तो ये है कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की वजह से अमेरिकन लोगों में एक मायूसी की सी कैफियत थी। लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि कोई ऐसा आए कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसे हों कि जो लोगों के फेवर में हों। अच्छा, ये बताइएगा, ट्रंप इस बार ज़ाहिर है वो बाई चांस तो सदर बने नहीं हैं, तजर्बाकार सियासतदान के तौर पर आए हैं, एक ब्रेक के बाद आए हैं, तो क्या उम्मीद रखी जाए? ज़रा बुर्दबारी का मुजाहरा करेंगे, तहम्मुल, या फिर पहले जैसी उनकी खलंडरी सी शख्सियत है, वो जो जी में आता है ट्वीट कर देते हैं, बोल देते हैं, कह देते हैं, वो उसी स्टाइल से अमेरिका को रूल करेंगे इस मरतबा भी? इसमें एक बात जी हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें आप शख्सियत को नहीं देखते हैं बल्कि मुल्क को देखते हैं, मुल्क की पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसी को ख़ास कर देखते हैं। फिर प्रेसिडेंट एक अकेला जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो मुल्क नहीं चला रहा होता, उसके साथ एक टीम होती है। फिर टीम के अलावा जो अमेरिका के 2 हाउस हैं, हालांकि मेजॉरिटी रिपब्लिकन की है इस दफ़ा, लेकिन उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ट्रंप कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे वो रशिया के साथ ताल्लुकात हो, चाहे वो इजराइल का सपोर्ट हो, या चाहे वो चाइना के ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ की बात हो। तो मेरे ख्याल में उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि उनके जो पिछले दौर में उन्होंने जो गलतियां की हैं उसको वो सुधार सकें। और चैलेंजेस ये हैं कि जो इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका कई जगह पे इंगेज है, कॉन्फ्लिक्ट्स में भी और वॉर्स में भी, तो उस तरफ भी अगर ये तवज्जो दें और कांग्रेस और सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों की और रज़ा इनके साथ हो, तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल में आपने समझाया और हमने
पर्सपेक्टिव्स लिए, ऑब्वियसली समझने की कोशिश की है, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन भी दें तो बड़ी डिटेल में स्पेसिफिक्स लिखे हुए हैं कि कौन सी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने किसको वोट किया, वाइट वोटर्स कितने थे, ब्लैक वोटर्स कितने थे, विमेन वोटर्स कितनी। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ब्रेक डाउन अगर आप देखें, और एक आपको स्नैपशॉट में समझ आ जाती है, एक डायनामिक समझ आ जाती है कि एक्चुअली अमेरिका में किस तरह बिल्कुल अब ये तो हो ही गया है, तो ये हम आपको बाखबर रखेंगे, बताते रहेंगे जो जो डेवलपमेंट्स होंगी। बट अभी कुछ वक्त है, जाहिर है एक ट्रांजिशन है गवर्नमेंट की, सो तकरीबन 3 महीने हैं उनके हलफ लेने में, उसके बाद भी उनका ऐसा ही है। लेकिन हम जरा अपनी कामयाबियों की तो बात कर लेना, अपनी जरा बात करें। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने आपको बताना बड़ा जरूरी है कि तीसरी बार IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है भाई। हाउ कूल इज दैट। फाइनल में ईरान के खिलाड़ी से इनका सामना था, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम पर मुश्तमिल ये फाइनल था और मोहम्मद आसिफ ने ईरान के अली गारा को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी है और यूं ISF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप तीसरी बार वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करने। तीसरी बार देखें, जब जो कोई 3 बार जीत चुका हो ना, हैट्रिक भी होगी, और कोई 3 बार जीत चुका हो ना, तो फिर अब उसको चैलेंज करना छोड़ दें आप, क्योंकि उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा आपको करके दिखा दिया हाउ इट्स डन, एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ द गेम। तो ये ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड्स भी जाहिर है जब इस तरह जीतते हैं तो बराबर करते हैं, आप ये बना लेते हैं। 2024 की ये चैंपियनशिप जीतकर मोहम्मद आसिफ ने इंडिया के पंकज अडवाणी का 3 इनफरादी वर्ल्ड टाइटल्स का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया है। लवली, ऑसम, ये तो बड़ी बात हो गई। मुबारक हो आसिफ, एंड आपको, आपके मेंटोर्स को, आपकी फैमिली को हम बुला ही लेंगे आपको, मेरा ख्याल है कल परसों में आप हमारे साथ होंगे। भाई जो विनर्स होते हैं तो वो तो आपको पता है ना कि जियो पाकिस्तान में तो सबसे पहले ही होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी मुलाकात कराएंगे। ये सुने क्योंकि इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की ये पेशकश है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी गई है और इस हवाले से ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का कहना है कि उनकी हुकूमत 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए बाकायदा कानून साजी करेगी। वो ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं विद ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बी इट एक्स, बी इट टिकटॉक, बी इट इंस्टाग्राम, और उसके लिए एक मैकेनिज्म तरतीब दिया जा रहा है जिससे एज वेरीफाई की जा सकेगी। अच्छा, ये बाय द वे उनका ये क्यों ये कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होती हैं। ये बात पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग समथिंग अबाउट इट। ऑस्ट्रेलिया वुड बी द फर्स्ट वन। ये कौन था? वुड बी द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू डू दिस अगर ये हो जाता है। टू फॉलो, बल्कि हमें भी कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की ऑनेस्टली वो जो हम पढ़ते हैं ना कि गर्दनें झुक जाएंगी और फिर नेक्स्ट जनरेशन उठ नहीं पाएंगे, ये हो रहा है। ये बात डिसाइडेड है, इस पे मजीद क्या होनी है कि जो सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ है या यूज़ है बिफोर अ सर्टन एज, ये बच्चों की जिस्मानी तो चलें ठीक है, लेकिन जहनी नशोनुमा, उनके थॉट प्रोसेसेस, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज, इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, बड़े जो होते हैं ना एडल्ट्स, हालांकि वो भी बिल्कुल ही फंसे हुए हैं सोशल मीडिया में, लेकिन एटलीस्ट वो फिर भी अपने आप को टाइम कर सकते हैं और अपने लिए कोई बैरियर्स और वो लगा सकते हैं। बच्चों को तो और कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा, एंड टॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया, अमेरिकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप की जीत में सोशल मीडिया, खास तौर पर एक्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। आपको पता ही है किस वजह से था। खुद ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच में इलॉन मस्क के गुण गाते रहे। इलॉन मस्क को हैरत अंगेज इंसान और नया सितारा कहकर पुकारा, यानी कि न्यू स्टार, मतलब स्टार तो हैं ही वो। इलॉन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम पर $13 करोड़ से जायद रकम खर्च की है। अब समझ आ गई ना उभरता सितारा। और खर्च किए तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इलॉन एज अ बिजनेसमैन। जी, साफ नजर आ रहा है कि जदीद दौर के जमहूरी निज़ाम में सोशल मीडिया का जिस हिसाब से किरदार बड़ा है, वो इस लिहाज से सियासी जमातों और मकबूल रहनुमाओं को आवाम के सामने अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीथिंग इज लाइक देयर एंड ट्रांसपेरेंट। आज ट्रंप का दिफा करने वाला एक्स और दीगर सोशल मीडिया गलत पॉलिसियों पर, कल उनका आपको पता है ना कि नहीं कर सकता। एंड इन द पास्ट आपको याद है कि जब एक्स ट्विटर होता था तो कितनी देर तक तो ये बैंड थे ट्विटर से, तो वो भी साथ साथ चीज़ें चल रही थी। बट एनीवे, सोशल मीडिया। सदफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानी MMFT, और सदफ से कि जो फिनोमेना है, अच्छा बहुत रिसर्च की गई है अमरीकी सदारती इंतखाब को लेके कि एक वो बात थी जो मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों तक पहुंचा रहा था, एक वो बात थी जो सोशल मीडिया पहुंचा रहा था, जिसमें बहुत सारी मिलावट थी
मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन की थी। सो अब इन इंतखाबी नताइज के बाद हम जायज़ा लेने की पोजीशन में हैं कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही लोगों की जहन साजी में। आई थिंक जहन साजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का आप मवाजना करना थोड़ी सी ज़्यादती होगी, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सहाफ़ी होते हैं, एक फॉर्मल तरीक़ेकार होता है, कम अज़ कम फॉर्मल और एथिकल तरीक़ेकार होता है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। लेकिन क्योंकि ज़माना पॉपुलिज़म का है और जो आपके लीडर्स अब दुनिया भर में, ये सिर्फ पाकिस्तान या अमेरिका की बात नहीं है, दुनिया भर में पॉपुलिज़म यानी सियासत का वो तरीक़ेकार जिसमें लोगों को, आम आवाम को पॉलिटिकल एलीट के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाता है। पॉलिटिकल एलीट की जानिब से ही एक ऐसी नैरेटिव बनाई जाती है जिसके अंदर उनको ये बताया जाता है कि हम आपके साथ हैं, और जो दूसरी पार्टी है वो एक एलीट तबके को रिप्रेजेंट करती है, और समहाउ हम जो भी खुद भी पॉलिटिकल एलीट का हिस्सा हैं वो आपके साथ हैं। सोशल मीडिया क्योंकि लिंक्स पर डिपेंड करता है, क्लिक्स पर डिपेंड करता है, और लोगों की जो उसके साथ तवक्कुआत होती हैं, लोगों को उसके साथ जिस तरह जुड़े होते हैं, थ्राइव करता है वो एंगेजमेंट के ऊपर। पॉपुलिस्ट लीडर भी इसी तरह की एंगेजमेंट पर, रेटरिक के ऊपर थ्राइव करते हैं। तो सोशल मीडिया इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, उनकी जो कनेक्शन है सोशल मीडिया के साथ वो जुड़ी हुई है। एल्गोरिथम सोशल मीडिया की इसी पॉपुलिस्ट रेटरिक के ऊपर थ्राइव करते हैं। तो मुझे लगता है जो आज की पॉलिटिक्स है, जो ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, उसके अंदर सोशल मीडिया का किरदार नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम का अब एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। सोशल मीडिया की जो आउटरीच है और सोशल मीडिया की जो पहुंच है उन लोगों तक स्पेसिफिकली जो शायद न्यूज़ के कंज्यूमर्स नहीं हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन स्निपेट्स की फॉर्म में पहुंचाना, इंटरटेनमेंट की फॉर्म में पहुंचाना, एक्स की ओनरशिप एलॉन मस्क के पास होना, जो एक बहुत वाज़ेह तौर पर एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर सामने आए, तो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरह से पैकेज करके लोगों तक पहुंचाना, उसकी नैरेटिव बिल्डिंग करना, उसमें सोशल मीडिया का किरदार मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जी बिल्कुल, खैर यू आर राइट कि दोनों का वैसे कंपैरिजन इतना होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी पहुंच जो है सोशल मीडिया की, दैट इज मैसिव, और उसका किरदार भी ज़्यादा। अब एब्सोल्युटली, लेकिन अब ये है कि जो आम आवाम है वो किसी को अगर वोट कर रहे हैं, किसी के फॉलोअर्स हैं, तो वो इंतज़ार भी नहीं करते कि हम इलेक्शंस पे वेट करेंगे, वो तो उसी वक्त अपना रद्द अमल देते हैं। इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखें, देयर इज़ अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी हियर जिसके बड़े मुतहर्रिक फॉलोअर्स हैं ऑन सोशल मीडिया, वो बड़ा प्रेशर डालते हैं ऑन सोशल मीडिया ऑन देयर पॉलिसीज़, और अगर कोई चीज़ ठीक ना हो रही हो तो उस पर भी प्रेशर डालते हैं, तो जवाबदेह भी होना पड़ता है पार्टीज़ को। ये कल्चर शिफ्ट जो है वो डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज कभी कभार वो ऐसे शख्सियात को भी उठा के कुछ बना देते हैं जो शायद इतने वर्थ नहीं होते। हमने देखा है इन द पास्ट डिफरेंट कंट्रीज। तो इसको पॉजिटिव भी हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल, इट गोज आइदर वे। तो कौन इसको चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात करिए। और ये अगर आप साइंस फिक्शन नॉवेल्स की बात करें तो डिस्टोपियन नॉवेल्स के अंदर ये प्रेडिक्शन की गई थी। एक बड़ी फेमस नॉवल है डेव एडगर्स की, द सर्कल, जिसके कॉन्सेप्ट ये था कि इवेंचुअली पूरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सर्कल ही एक कंट्रोल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर उस पर मूव होता हुआ दिखाया था, जहाँ लोग वोटर्स से बात करने के बजाय, पॉलिटिकल लीडर्स वोटर्स से बात करने के बजाय उस प्लेटफॉर्म से बात करते थे, और वोटर्स भी सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के जरिए ही वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बनते थे। इट्स वेरी डेंजरस। और स्पेशली अब के दौर में पिछला अगर आप कुछ इलेक्टोरल साइकिल्स देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल रहने की या एक न्यूट्रल तरीका अपने आप को शो करने की कोशिश करें। जब एक्स ट्विटर हुआ करता था तो पिछले सदारती इंतखाबात के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल एड्स लेने तक बंद कर दिए थे। और अब आप देखें तो आप ट्रम्प की एक एनिमेटेड चीज़ें सर्कल्स नजर आएंगे। आप अकाउंटेबिलिटी की जिस तरह से बात कर रही हैं, अगर प्लेटफॉर्म की ओनरशिप किसी ऐसे इंसान के पास है जिसकी एक बहुत वाज़ेह पॉलिटिकल लीनिंग है, और ये पार्टी के हिसाब से नहीं, ये कंजर्वेटिव लीनिंग हो सकती है या लिबरल लीनिंग हो सकती है, तो अकाउंटेबिलिटी भी सिर्फ उन लीडरान की हो सकेगी जो उनकी लीनिंग के खिलाफ या उस तरह स्टैंड करेंगे सूट्स देम। सो जाहिर है जब तक अकाउंटेबिलिटी का दुनिया के लिए कंसर्निंग है कि अगर मतलब इलॉन मस्क जो खुद स्टेक होल्डर हैं सारे सिनेरियो में, अगर वो एक प्लेटफॉर्म ओन करते हैं, लीड करते हैं, मतलब उनको कौन सी रेगुलेशन, कौन सा एहतसाब, मतलब कोई भी कुछ भी
कह सकता है, कैंपेन चल सकती है, जहन साजी हो सकती है, मर्जी तो फिर परसेप्शंस बदली जा सकती है, मर्जी तो एक इंडिविजुअल की है फिर इसमें। बिल्कुल, इसलिए ग्लोबली भी अभी कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बहुत सीरियस डिबेट चल रही है यूएन के अंदर और स्पेशली ईयू के अंदर। कई ऐसे सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, कई ऐसे कानून साजी इस तरह से की जा रही है जिसके अंदर इन प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की जा रही है। हाउएवर पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमारा मसला ये है कि हम एक ऐसे सियासी निज़ाम में फंसे हुए हैं जहाँ हमारे पास रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। तो अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो साथ ही हमें एक ऐसे सिस्टम का सामना करना पड़ता है जहां हमें ये भी पता है कि अगर कानून साजी होगी तो प्लेटफॉर्म्स के बजाय बेचारी आवाम ही उस कानून साजी का शिकार होगी। हमारे पास राइट्स और रूल ऑफ लॉ के ऊपर देयर इज ऑलरेडी सो मच डिबेट। सो जो ग्लोबल डिबेट है उसके अंदर पिछली 2 दिहाइयों से आवाम की डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर, ये सारे राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर काम हुआ। और अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अगर मैं आपको ईयू का हवाला दूं फॉर एग्जांपल, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉर एग्जांपल एक मार्केट और इंडस्ट्री के तौर पर रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी कितनी मोनोपोली है मार्केट के ऊपर और उनको उनके ब्रेक डाउन करने की कोशिश के। और मोनोपोली है। बहुत शुक्रिया आपका सदफ खान साहिबा, थैंक यू सो मच। और हम अमेरिकी मार्केट बात करते हैं, ये एक और बड़ी एग्जांपल है। मतलब फेसबुक ही है बस, मतलब और इंस्टाग्राम ही है। हाँ, लेकिन आपको पता है कि मुल्कों ने, अब चाइना ने अपना बनाया हुआ है, सारा ईरान ने अपना बनाया हुआ है। हाँ, मतलब इस मार्केट में आप कोई और इस तरह से, टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, उस पर कितनी प्रॉब्लम है इनको। लेकिन जो अपना बना लेते हैं तो फिर वो अपना भी तो किसी मकसद से बनाते हैं ना, तो वहाँ कंट्रोल एक डिफरेंट टाइप का होता है। So that is also, you know, control जरूर होता है हर जगह। ये एक्चुअली मोनोपोलीज ही हैं। हाँ, एब्सोल्युटली ऐसा ही है। सदफ खान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इसमें 6 हफ्तों में एमडी कैट का इम्तिहान दोबारा लिया जाएगा। हज़ारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। अब अच्छी खबर है, पता नहीं ये तो स्टूडेंट्स बताएंगे, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें तैयारी का वक्त ज़रूर मिल जाएगा। और इस बार ये टेस्ट IBA सक्खर के ज़ेरे इंतज़ाम लिया जा रहा है। वी नीड मोर डिटेल्स, तो लिहाजा हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद ने। राना जावेद, सबसे पहले तो ये बता दें कि एमडी कैट इम्तिहान दोबारा कब लिए जाएंगे और कितना खर्च आएगा और क्या तय किया है सिंध हुकूमत ने? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी बनती तो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। और इससे पहले डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत ये एमडी कैट का टेस्ट लिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से एक पर्चा जो है वो लीक हुआ और लीक होने की वजह से ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ। तो जिसके बाद अदालत ने डायरेक्शन दी थी कि IBA कराची में टेस्ट मुनक्किद करेगा और IBA सक्खर से बाकी जगह पर जो है वो टेस्ट मुनक्किद किए जाएंगे। लेकिन एजुकेशन का फैसले सही वजह जो है ताहाल मालूम नहीं हो सकी कि IBA ने ऐसा क्यों किया, क्यों ये टेस्ट लेने से माजूरी जाहिर की है। अलबत्ता कल फिर कैबिनेट में फैसला किया गया कि जब IBA कराची ये टेस्ट नहीं ले रहा तो तीनों मतलब जो मुख्तलिफ मकामात पर कराची समेत जो टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा वो IBA सक्खर ये टेस्ट लेगा। जी अच्छा, अब जाहिर है ये सारी प्रैक्टिस हो रही है, सारी एफर्ट है, इस पे पैसे भी लग रहे हैं, इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार पर्चा आउट हो गया था। सो उसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची? किसी को जिम्मेदार ठहराया गया नहीं, किसी को सजा हुई नहीं? जी बिल्कुल, जो पिछला टेस्ट हुआ और उसकी जो पेपर लीक हुए उसकी इंक्वायरी FIA भी कर रहा है, कुछ दीगर इदारे भी अपने तौर पर लगे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ जिन बच्चों ने ज्यादा नंबर्स हासिल किए थे उनको FIA ने तलब किया था और दीगर कुछ कि कहाँ से लीकेज होती, कुछ लोगों का मोबाइल डेटा भी चेक किया गया, लेकिन अभी तक कोई हतमी नताइज नहीं आए। ये तो एमडी कैट का टेस्ट है, हमने इससे पहले मैट्रिक इंटर के इम्तिहान भी कवर किए हैं, तो वो जो पेपर आउट होते थे उसकी भी FIA ने भी और हुकूमत सिंध ने अपने तौर पर इंक्वायरी की, लेकिन आज तक उन्हीं के जिम्मेदार गिरफ्तार नहीं हो सके, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। तो एमडी कैट का तो बहुत जो पूरे सिंध में फैला हुआ था उसके जो जिम्मेदार अफराद हैं उनका तयन होना शायद मुश्किल है। बहुत शुक्रिया राना जावेद। अच्छा, यही बात हुई है कि IB सक्खर इज गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट एमडी कैट का जो दोबारा हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आला सिंध ने एमडी कैट के लिए 23 करोड़ से ज़्यादा रकम की मंजूरी भी दे दी है। और ये इसीलिए इजाफी खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि पहले वाला पर्चा आउट हो गया था। तो मतलब कि नुकसान का एक जिन्होंने आउट किया था उनको अकाउंटेबल ठहरा के मतलब पूछें, उनसे निकालें। मतलब मैट्रिक और इंटर टाइप, मतलब मैट्रिक अभी तो ज़िंदगी शुरू नहीं हुई होती तो उसमें अब चीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई कंप्लीट, कोई रिजल्ट सामने नहीं आए। ऑब्वियसली आगे जाके एमडी कैट में भी यही होना था, जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जाएंगे, सजाएं नहीं होंगी, तो ये चीज़ें तो होती ही रहेंगी। कितना नुकसान है स्टूडेंट्स का भी जो बाकी एक्चुअली पढ़ के जा रहे होते हैं और बेचारों को दोबारा 2-3 बार देना पड़ता है, और दूसरा खर्चा, मतलब पैसे का रिसोर्सेज देखें आपको कितने लग रहे हैं, और कौन समझेगा क्या होगा।
अब पता नहीं 11th की बेसिस पे होंगे या 12th की बेसिस पे होंगे, ये भी एक कंफ्यूजन, पता नहीं बच्चों को होगी या नहीं होगी। मतलब कितना एक सिस्टम खराब होने से हर चीज़ इर्द गिर्द खराब हो रही है। और ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं, सबसे मतलब क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स ही समझी जाती है ये MD कैट के लिए ना, मतलब ये मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे जो आगे जा रहे होंगे। और अच्छा जी, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अच्छा खैर एनीवे, ये तो हम आपको बताना चाहते थे। इसके बाद हमने बहुत सी बातें करनी है अगले घंटे में। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग क्रिकेट एज वेल। आपको पता है ना कल हमारा मैच है। लाहौर में कैसे जिंदगी गुजरेगी मुझे बताइए। मतलब ऑल दोस पीपल हु आर लिविंग, हु आर मेकिंग देयर हाउसेस, हु आर प्लानिंग देयर फ्यूचर इन दैट सिटी, हाउ आर यू सर्वाइविंग? क्योंकि लोग लिटरली चोक हो रहे हैं। पहले जी प्राइमरी स्कूल बंद हुए स्मॉग ने, अब 12वीं तक तालीमी इदारे जो हैं वो भी बंद करा दिए हैं और ऑनलाइन क्लासेस का फैसला कर लिया गया है। निजी और सरकारी इदारों में 50% अफसरान काम करेंगे। पंजाब में हर दिन हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। स्मॉग के बायस अस्पतालों में दमे और सांस से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद भी ये लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के तमाम तर इक़दाम के बावजूद स्मॉग का ये तूफ़ान थमने को नहीं आ रहा। और कल सुबह भी भारतीय आलूदा हवाओं ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था 1100 से भी ज़्यादा कर दिया था। मतलब इसको अगर आप इस पैरामीटर को नहीं समझ रहे तो हम आपको बता दें कि हमें तब ज़्यादा लगता था जब वो 400-500 टाइप पे जाता था, और अब तो मतलब अब तो कहाँ तक बात पहुँच चुकी है। सीनियर सूबाई वज़ीर माहौलियात मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक आइंदा 10 रोज़ तक स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन, गुजरांवाला लाहौर फैसलाबाद डिवीज़न में 50% जो वर्क है वो ऑनलाइन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, और जूम मीटिंग्स को जो है वो मस्ट करार दे दिया है। और ये मास्क, मेरी गुजारिश है कि ये 4 चीज़ें तो वो हैं जो हम लोगों ने नोटिफाई की हैं, लेकिन ये मास्क लाजिमी करार दिया गया है। आप अगर कहीं भी जाएं, बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर बहुत ज़रूरी है, दफ्तर जाना है जो कि आप 50% में आते हैं, तब भी आप मास्क का इस्तेमाल करें। मतलब आप समझें कि आप ना कोविड टाइम्स में चले गए हैं। ऑनेस्टली इसमें कोई बुराई नहीं है, जूम पे चीज़ें करें, पढ़ाइयाँ भी ऑनलाइन हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत काफ़ी अरसे से बाय द वे स्मॉग से निपटने के लिए भारत से बातचीत का कह तो रही है, लेकिन इस मामले में कोई पेशरफ जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हुकूमत अपनी तौर पर जो इक़दाम कर रही है वो तो आपने सुनी ली है, लेकिन अपनी जगह लोगों को, आवाम को भी खुद आगे बढ़कर फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे की कोशिश करनी चाहिए। दे कैन डू दैट बाय स्टार्टिंग टू वेयर मास्क। नहीं महसूस हो रहा और लोग नहीं SOP फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और उम्मे फरवा हमारी साथी हैं, ज्वाइन कर रही हैं हमें लाहौर से, उनसे मालूम करते हैं क्या कुछ उन लोगों की तादाद में इजाफा नज़र आ रहा है सड़कों में, बाज़ारों में, दफातर में, जो मास्क पहन रहे हैं, या वही बस चल रहा है जैसे चल रहा है जी चल रहा है? बिल्कुल अब्दुल्ला, इसी तरह से है कि मास्क के हवाले से तो मैंने आपको पहले भी कहा, संजीदगी नज़र ही नहीं आ रही है। जैसे कोविड के डेज़ में भी आप लोगों ने देखा कि लोगों को खांसी होती थी, बुखार होता था, तो वही जरासीम दूसरों को मुंतकिल करते थे, मास्क नहीं पहनते थे। इससे वही चीज़ है। इवन के सरकारी जो मुलाजमीन हैं, हमने ख़ुद एक विज़िट किया, कल जायज़ा लिया, सरकारी मुलाजमीन ने मास्क नहीं पहना हुआ। जब सरकारी मुलाजमीन ख़ुद नहीं पहन रहे तो आम शहरियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो यही कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की जी दफातर में तो हमें कोई कहा ही नहीं गया कि आप मास्क लगाएं, और अगर किसी ने मास्क लगाया भी हुआ है तो आप वही रवैया है कि चिन से नीचे रखा हुआ है और मास्क लगा हुआ है, बस लगा मतलब हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि क्यों लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके कोई डायरेक्टिव ही देगा मास्क पहनो। भाई आप लोगों को ये बॉदर नहीं कर रही हवा, खुद ही पहन लो किसी के कहे बगैर। आफ्टर ऑल इट्स योर हेल्थ। एनीवे उम्मे फरवा ये बताएं कि पहले तो ये प्राइमरी वाले स्कूल बंद थे, अब तो 12वीं तक मतलब प्रॉपर स्कूल निज़ाम ही को कह दिया है कि फ़िलहाल के लिए आप बंद कर दें और ऑनलाइन पे चले जाएं। स्कूल्स इक्विप्ड हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और क्या सारे स्कूल्स कंप्लाई करेंगे इस डायरेक्टिव से या कुछ अभी भी खुले हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोविड आया या हमने देखा स्मोक आए, सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। तो एकदम से जब कल भी मिनिस्टर ने देखा, सीनियर हमारी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हम ऑनलाइन जा रहे हैं और तमाम तालीमी इदारे बंद। एकदम से जब तालीमी इदारे बंद हो गए, अगर वो स्कूल खोल के ऑनलाइन सिस्टम को अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो उन पे जुर्माने आयद कर दिए जाएंगे, उनको सील कर दिया जाएगा।
अब उस नोटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तलीमी इदारे तो बंद कर दिए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्या आप खुद समझते हो कि किसी चीज़ को शुरू करने से पहले एकदम से कोई तैयार होता है कि वो उसको एकदम से? और सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या उन सब के पास इतनी फैसिलिटी है कि वो घरों में बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकें? प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास तो ये मोबाइल भी हैं, उनकी फैमिली जब उनकी हज़ारों रुपए की फ़ीसें अफोर्ड कर सकती है तो वो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दिलवाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास नेट की सर्विस भी होगी। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं बहुत से ऐसे, अगर अंदरून शहर के स्कूलों की बात करूं, जो बच्चे फीसें नहीं दे सकते, वो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते, और वो जो मिड टियर स्कूल होते हैं वो जो एक कैटेगरी नहीं होते हैं, जिसमें जो प्राइवेट ही होते हैं, लेकिन वालिदैन वो फीसें तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चे को लैपटॉप नहीं लेके दे सकते, जो गली मोहल्लों में होते हैं, मतलब महंगे होते हैं। और इतने तो स्मार्टफोन्स भी नहीं होते हैं घर पे। कोविड के ज़माने में भी कभी कोई दादी का फ़ोन ले रहा है, दादी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, कभी कोई अब्बा रुके हुए हैं कि स्मार्टफोन उनका इस्तेमाल हो जाए। के बहुत से बच्चे किसी एक फ़ोन पे ही पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, वो जो बारबेक्यू और खाने पीने और वो सारा निज़ाम चल रहा था, वो भी उसी तरह चल रहा है या उस पर कोई, क्योंकि बड़े जुर्माने भी हो रहे हैं, कंट्रोल कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, बारबेक्यू को आप कैसे रोक लेंगे? कोयले के धुएं को आप कैसे रोक लेंगे? जिस तरह से कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप जी ये चीज़ों का अरेंज करें, आप शावरिंग करें, आप ये करें, जो एक जिसने रोड के ऊपर एक छोटा सा बारबेक्यू सिस्टम लगाया हुआ है, वो किस तरह से अरेंज करेगा? वो तो अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए लगा हुआ है। देखिए, जो बड़ी आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के खाते हैं, बारबेक्यू का सिस्टम होता है, वो तो ऑलरेडी उन्होंने सब अरेंज किया भी हुआ था कि धुआं ना हो, लोग बैठ के खा नहीं सकेंगे। लेकिन जिन्होंने गली मोहल्लों के कॉर्नर्स के ऊपर ऐसा कोई सिस्टम लगाया हुआ है, अपनी गलियों में लगाया हुआ है, सड़कों पे लगाया हुआ है, वो कैसे ये सिस्टम करेंगे जो छोटे से ठेले पे लगा के बैठे हुए हैं? चले, ये बहुत भी सारी चीजें जिन पे नोट करने की जरूरत है। ओके, ठीक है उमे फरवा, ये भी चैलेंजिंग हो गया। अब गाड़ियों पे आ जाते हैं, वो व्हीकल्स जो कि धुआं छोड़ रही हैं, और व्हीकल्स हम इसलिए कह रहे हैं ब्रॉड टर्म, क्योंकि मतलब चलती का नाम गाड़ी, कोई भी चीज़ चल रही होती है, सड़कों पे धुआं निकल रहा होता है, क्या उनको इम्पाउंड करना शुरू किया? कोई फाइन्स हो, कोई प्रेसिडेंट तो सेट हो ना कि अब ये नहीं बात बर्दाश्त होगी। देखिए, यहाँ पर जो महकमे हैं कोशिश तो कर रहे हैं, जुर्माने हो भी रहे हैं, 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माने भी हो चुके हैं, कितनी गाड़ियों को बंद भी कर दिया गया है, लेकिन रवैये फिर भी वहीं के वहीं हैं। आपको गाड़ियाँ धुआं देती हुई नज़र आएंगी, आपको बहुत आसानी से लाहौर की सड़कों के ऊपर नज़र आएंगी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी बाइक्स, ऐसे रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे जो धुआं दे रहे हैं। लेकिन फ़ाइन करने के बावजूद भी वो चेंजेस हमें लाहौर में नज़र नहीं आ रही है। आज कल से लाहौर के अंदर ये देखें कि सूरज जो है ना नज़र नहीं आया, किरणें नहीं रोज सूरज की नज़र आई हैं, और इतनी ज़्यादा स्मोक है। और कल शाम के टाइम पे 4 बजे के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा स्मोक उतरी हुई थी। उसके बावजूद हैवी ट्रैफिक थी लाहौर की, कि आप किसी भी अहम पॉइंट पे जा रहे होते थे तो कितना टाइम लग रहा था ट्रैफिक से क्रॉस करने में, गाड़ी को गुजरने में, इतना ज़्यादा रश है। जब तक ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी, आपके मामलात कंट्रोल नहीं हो सकते। अपना भी रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा सीरियसली संजीदा मजीद लेने की और पॉलिसी साजी की ज़रूरत है कि किस तरह हम लोगों को, थैंक यू उमे फरवा, हम किस तरह, मतलब ईवी रिक्शों की बात हुई थी, आए थी, इंट्रोड्यूस हुए थे, ईवी बाइक्स की बात हुई थी, अब एटलीस्ट ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये शिफ्ट होनी चाहिए। मगर ईवी भी कैसे हो, मतलब बिजली क्या आप रेट्स देखें। अब बात सारी, आई एम सॉरी, पहले तो वापस आ जाना, हम बड़ी इकदाम पे चले गए हैं। लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे, अपना दिफा कर रहे, क्यों इंतजार में बैठे हैं कि हुकूमत आके कोई आपको ऑक्सीजन देगी? वाई, मतलब ये बिल्कुल वही बात होगी, गाड़ियों में सीट बेल्ट होगी, बांधनी नहीं है, क्यों मरने को तैयार हैं? मतलब एक कोई सस्ते जो इक़दामात कर सकते हैं वो तो कर लें, उसके बाद फिर आप डिमांड करें, हुकूमतें भी करें। एक बात बताएं, जेन्युइनली एक बात बताएं, हम हर चीज को अपनी, मुझे कभी कभी लगता है हम अना का मसला बना लेते हैं। नहीं जी, हम नहीं पहनेंगे, या फिर हम अपना ब्रवाडो कोई अपनी, हम तो कोई हर चीज को अपनी अना का मसला बनाते हैं। हम क्यों एक बेहतर शहरी होने का या बेहतर इंसान जो चीज़ों को चेंज को एक्सेप्ट करे, आगे बढ़े दुनिया के साथ, हम क्यों अपने से खौल में, ये मक्खी तंग कर रही है बार बार, उस जिंदा रहना चाहते हैं और बस जो हमने सोच लिया वही ठीक है? भाई ऐसा नहीं होता। मतलब
कुछ आगे बढ़े। अच्छा जी, मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब अख्तर साहब, उनसे जानते हैं सर। हाँ चलें, ओके फाइन। डॉक्टर साहब, बात तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, हम स्मोक की कर रहे हैं और क्या किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं इससे। लाहौर के बाद बाय द वे अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी स्मोक का असर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। तो ऐसे मौसम में किस तरह के अमराज का ज़्यादा ख़तरा होता है और किस तरह की अलामात जो हैं वो की जाएँ बेसिकली? तो डॉक्टर के पास जाएँ हम फौरन। हाँ जी हाँ, ये लव स्मोक है, ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद और पिंडी में भी इसका असर नज़र आने लगा है। इसका असर ज़्यादातर उन लोगों पे होता है जिनको अंडरलाइंग फेफड़ों की प्रॉब्लम हो। इसमें दमा है, दायमी दमा जिसको COPD कहते हैं, या फिर जिनके फेफड़े और सांस की नालियाँ पहले से डैमेज हो चुकी हैं जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्मोक है सबसे ज़्यादा उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनके फेफड़े पहले से वीक हो। अनफॉर्चुनेटली ये इस टाइम पे आ रहा है जब ये चेंज ऑफ वेदर है। चेंज ऑफ वेदर में वैसे भी एस्मा या जो कि एलर्जी की बीमारियां होती हैं उसमें फ्लेयर आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और ज़्यादा होगा इस बार। जो दमे के मरीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर उनको इस किस्म की प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर उनको चेंज ऑफ वेदर के साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो मास्क ज़रूर पहने और इसके अलावा अपने जो दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें। अगर थोड़े से सिम्टम्स हो तो उसको लाइटली ना लें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब, स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी का मसला रातों रात तो सर्टनली ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक नहीं होता खुद क्या एहतियात करें? मतलब सबकी दरख्वास्तों अपीलों के बावजूद लोग मास्क ही नहीं पहन रहे हैं। सो मास्क के बगैर अगर आप निकलेंगे घर से तो ज़रा डराएं, कितना ख़तरनाक होगा? जी हाँ, ये जो फ़ज़ा की आलूदगी है इसका असर जो है कई लोगों को बहुत जल्दी होता है जिनको दमे की या फेफड़ों की मर्ज़ की अलामात हों। ये उन लोगों में भी जिनको दमा छुपा हुआ है वो उसकी एक्सपोजर से यानी कि स्मोक के अंदर लेने से वो दमा भी सामने आ सकता है और कुछ लोगों को नए सिरे से भी दमे जैसी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपना जब भी जाएं अपना मास्क पहने, ख़ास तौर पे जो लोग अंदरून शहर में रह रहे हैं जहाँ के स्मोक के असर ज़्यादा होते हैं वो मास्क ज़रूर पहनिए। दूसरे नंबर पे जो दमे के या जो फेफड़ों के मरीज़ हैं वो अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लें। कुछ लोगों को वैसे भी जब मौसम बदलता है तो दमे की अलामात होती है, तो उनके लिए और भी ज़रूरी है कि वो अपनी दवाइयाँ भी लें और मास्क का इस्तेमाल भी करें। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, खाने पीने में जो दमे के मरीज़ होते हैं या जो फेफड़ों के मरीज़ होते हैं उनका एक ट्रिगर फैक्टर होता है। ट्रिगर फैक्टर का मतलब कि जिस चीज़ से दमा तेज़ हो जाता है और उसमें हर चीज़ आती है, यानी कि परफ्यूम्स भी आते हैं, आपका चेंज ऑफ वेदर भी आता है और आपके खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं। कोई स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी खाने की नहीं है जो आप ना खाएं या आप खाएं, लेकिन जो चीज़ आपको माफिक नहीं आती उससे आप परहेज़ करें। और जो जनरल कॉमन सेंस है कि खट्टी चिकनी और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। इसके साथ गले में सोजिश हो सकती है और वही सोजिश फिर फेफड़े में पहुंच जाती है और फिर फेफड़े की अलामात जो कि सांस लेने में दुश्वारी और खांसी और बलगम ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब अख्तर। और अभी आप लोग को समझ आ गई होगी इस बात की कि लिटरली एक मास्क ही सस्ते से मिलते हैं, एक मास्क ही पहन लेना तो उससे भी काफ़ी बचत हो सकती है। वरना दिस कैन ये सारी जो चेंजेस आ सकते हैं आप में ये ऑब्वियसली बहुत ही बैड फॉर हेल्थ है एंड लॉन्ग स्टैंडिंग भी हैं। ये नहीं कि जी एक महीने में स्मोक चली गई तो हम ठीक हो जाएंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे तो ठीक रहेंगे। मतलब बीमार पड़ने से बेहतर है ना ये वाला मास्क आपको अल्लाह माफ़ करे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े, उससे तो बेहतर है ना। ये आपने अच्छा डराया, सोच लें इस बारे में। अच्छा जी ठीक है, ओके। एनीवे जी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल एडिलेड ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा और इस पे हम आगे चलकर मज़ीद बात करेंगे। हमने T20 स्क्वाड वाले लड़कों का बताना है, 6 लड़के थे, उनकी प्रैक्टिस कराची में खत्म हो गई। वो तो
अच्छा जी, आज आपको पता है ना, पहले तो ओडीआई हो रहा है, फिर T20 भी होना है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जो है वो कराची में ख़त्म हो गया है। खिलाड़ी जो है वो 10 नवंबर ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। इसमें बाय द वे जहादात खान और उमैर बिन यूसुफ पर बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं और वो भी कहते हैं कि जी मौका मिला तो वी विल डू वेल। ये भी वो बातें हैं जिन पे हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन लेट अस गो बैक टू द अमेरिकन इलेक्शन। जनाब ट्रंप वापस आ गए हैं व्हाइट हाउस में, मतलब आ जाएंगे। ये तय है कि इस्लामाबाद को अगले 4 साल वाशिंगटन के ताउन की ज़रूरत रहेगी। पाकिस्तानी सियासत इसकी क़यादत की जानिब से इंतखाबी कामयाबी पर ट्रंप को मुबारकबादों के पैगाम भी दिए गए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का कुछ पैगाम पुराने डिलीट भी किए गए हैं। ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साबिका दौर वैसे ट्रंप का पाकिस्तान के लिए अच्छा था ना बुरा था, यही कहा जा सकता है। इट वाज लाइक काइंड ऑफ न्यूट्रल नहीं मैं कहना चाहता हूं। तो कहा ना, ट्रंप ने पाकिस्तान पर धोखाधड़ी के इल्जामात भी लगाए और फिर व्हाइट हाउस में उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को अपना अच्छा दोस्त भी करार दिया। तो दोनों चीज़ें चल रही थी, मगर ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई गैर मामूली इक्तिसादी ताउन हासिल ना हो सका इन हिज प्रीवियस टर्म। और अब ट्रंप दोबारा आ गए हैं और पाकिस्तान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया से मुतालिक सोच समझ कर और एक मुतवाज़न पॉलिसी बनाना होगी। और पाकिस्तान की बरामदात का तकरीबन 5वां हिस्सा जो है वो अमेरिका में जाता है। IMF जैसे इदारों से कर्ज़ों के लिए भी पाकिस्तान को अमरीकी हिमायत की ज़रूरत रहती है। ये सारे हमारे इश्यूज़ हैं, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें एक पॉलिसी जो है इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनानी होगी। और सीधी बात ये है, क्या है सीधी बात? सीधी बात यह है कि सर्टनली पाकिस्तान को इसी सिस्टम में रहना है। पाकिस्तान को अमरीकी हिमायत की भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, एक अच्छे ताल्लुकात की भी ज़रूरत है हमें। ट्रंप के दोबारा सदर बन जाने के बाद क्या कोई तब्दीली आएगी? पाकिस्तान को अमरीका के साथ अगले 4 साल किस तरह की पॉलिसी रखनी है, क्या करे कि वो ये ताल्लुकात ठीक रहें, ये सवाल है बुनियादी। और ये हम 3 लोगों के सामने रखेंगे। एक बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं जी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। फिर हमारे साथ होंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के राना एहसान अफजल। सो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बैरिस्टर सैफ आप बताइए, पूछते हैं। जी सर। पाकिस्तान को हर वो पॉलिसी रखनी चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में हो। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हर मुल्क अपने मफाद का सोचता है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा और ऐसा करना भी चाहिए कि जिस मामले में भी पाकिस्तान का मफाद सर्व होता हो और हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता हो, हमें पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। बाकी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना यकीनन हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी एक ज़रूरत भी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इस खत्ते में पाकिस्तान का जो एक कलीदी किरदार है इस खत्ते के मामलात में, सिक्योरिटी के तनाजुर में, वो भी हमारे लिए एक इंतहाई अहम है। और मुझे यकीन है कि अमेरिका पाकिस्तान के इस इम्पोर्टेंट रोल को, इस पिवटल रोल को जो है वो एक्नॉलेज भी करेगा, इसको रिकॉग्नाइज भी करेगा और पाकिस्तान को वो जो स्टेटस है जो हमारा इस रीजन में है, जो हमारी हैसियत है, उसका लिहाज और रिस्पेक्ट भी करेगा। और हम अमेरिका से बिल्कुल बाहमी जो एक होती है एक सपोर्ट और कोऑपरेशन की फिजा है, उसमें हम ताल्लुकात हमें रखने चाहिए और हम रखेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बैरिस्टर साहब शुक्रिया। राना साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है हुकूमत में आप लोग क्या सोचा है अगले 4 साल कैसे चलाने मामलात, क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान की? देखिए, सबसे पहले तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और उसकी अवाम को मुबारकबाद देते हैं कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस मुकम्मल हुआ, पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ और अवाम की राय के मुताबिक नई हुकूमत जो कि रिपब्लिकन्स की हुकूमत है वो अभी जो है ज़ेरे इक़्तिदार आएगी। और पाकिस्तान की हुकूमत जो है हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अपने दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनको हम आगे बढ़ावा दें और एक बेहतरीन तरीके से मिलके जो है वो काम करें और आगे बढ़ें ट्रंप की नई हुकूमत के। पिछले 4 साल हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के सिचुएशन है उसके ऊपर ताउन करेंगे, तजारत के ऊपर ताउन करेंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को मौके मिलेंगे अमेरिका के साथ तजारत बढ़ाने के, क्योंकि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है चाइना से
के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए, वहाँ पाकिस्तान को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि चाइनीज़ इंडस्ट्री रिलोकेट होगी पाकिस्तान में और हमारी तजारत में जो है वो इजाफा होगा। ऑलराइट, चेंजेस तो कुछ होने चाहिए डेफिनेटली। राना एहसान अफजल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, यही सवाल कि हमारी पॉलिसी अगले 4 साल, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप के इस दौर में क्या होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ हैं, आप बताइए सर। डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी जीत हुई है, जिसका मैंने पेशन गोई भी की थी पिछले कई महीनों से और जिसका मैंने तज्जिया भी किया था। ये खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, आलमी अमन के लिए, क्योंकि ये एक गैर रवायती लीडर हैं, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे नहीं, और इनकी सोच मुनफरिद भी है और मुख्तलिफ भी है माजी के पेशरो लीडर के लिए। और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक नया मौका है कि हम ताल्लुकात बेहतर करें, मुस्बत करें, उस्तवार करें। एक तो हम अपना रोना धोना माजी का बंद करें और मजबूत और मौसर सफारती सतह पर उन पर इंगेज करें और उनके साथ जो इश्यूज हैं, क्योंकि ये जंगजू नहीं, ये चाहेंगे ताल्लुकात को इस्तवार करना तवानाई की फील्ड में, इक्तसादी हवाले से, तालीमी हवाले से, अवामी हवाले से, और पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है अमेरिका का, उसको भी हम बरूए कार लाएं इस मकसद के लिए और उनको खुल के सही बात करें कि जनाब हमारे ताल्लुकात आपसे एक ऐसे बुनियाद पर होने चाहिए जिसमें दोनों ममालिक को फायदा हो और हम उनसे झूठे वादे ना करें और हम उनसे कोई बड़ी तवक्कुआत ना रखें। और मैं समझता हूं कि ट्रंप वाहिद अमेरिकन सदर है, सदर क्लिंटन के बाद 35 साल के बाद, जिन्होंने वादा किया था 2019 में कि वो कश्मीर पर मसला के लिए तैयार हैं, मसालियत के लिए तैयार हैं। तो कश्मीर को वो तनाज़ा भी मानते हैं, कश्मीर के लिए वो कशीदगी कम भी करना चाहते हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अपना रोल अदा करें और ताल्लुकात को आगे उस्तवार करें, लेकिन सलाहियत के साथ, दानिशमंदी के साथ और मुल्की मफाद को सबसे बड़े फोकियत दें, ना कि किसी ज़ात और किसी हुकूमत या किसी पार्टी के मफाद के लिए। तो पाकिस्तान अमरीकी ताल्लुकात इंशाल्लाह सदर ट्रंप के टेन्योर में मजबूत भी होंगे, मुस्तहकम भी होंगे और बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बेसिकली मुशाहिद साहब, आपका कहना बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए और अपनी पास्ट के, आपके तो वर्ड्स हैं, रोना धोना जो भी है, गेट ओवर इट एंड यू नो गेट ऑन विद इट। एक बात जो आपने अच्छी याद दिलाई है कि कश्मीर के हवाले से जो 2019 में ये ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं ट्रंप के, ही अंडरस्टैंड्स देयर इज़ एन इशू देयर दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, तो उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाया जाए। और गैर रिवायती जब लीडर होता है तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस एक्सपेक्टेशन में कुछ अच्छा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो ये चीज़ों को बिल्कुल इन माइंड रखें, अच्छे की उम्मीद लगाएं। इन एनी केस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट मैच जो कि कल होना है, सेकंड ODI बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ना, पहले में नसीम शाह जो हैं वो थोड़ा सा उनको मोच आ गई थी, तो वो हमें बड़ा डर लग रहा था क्या होगा, लेकिन अब कल जो प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें लग रहा था कि दैट ही इज़ डूइंग फाइन। तो क्या तब्दीलियाँ होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाली हैं? फैज़ान लखानी हमारे साथ हैं, डेप्टी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़। फैज़ान, क्या हाल है आपका? फैज़ान, क्या देख रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस होंगे इन द अपकमिंग मैच टुमारो? अच्छा, देखिए, आपने कहा नसीम को मोच लगी थी, मोच नहीं थी, वो क्रैम्प्स थोड़े थे, बट इट्स फाइन नाउ और अवेलेबल है अब अगले गेम के लिए। आज भी भरपूर रिदम के साथ उन्होंने ट्रेनिंग से, अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी था। तब्दीलियों के हवाले से डिस्कशन जरूर हुई है, बट कंडीशंस का भी जायजा ले रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, और जो सेलेक्टर सच शफीक वहां पे मौजूद है। अब वो टीम मैनेजमेंट से डिस्कशन के बाद फिर अपने कोलीग दीगर सेलेक्टर्स है उनसे डिस्कस करेंगे। लाइकलीहुड इस बात के कम ही है कि कोई चेंजेस हो, और अगर कोई चेंज होता भी है तो शायद एक स्पिनर को एक बीच में ऐड किया जाए, बट उसके चांसेस अभी इतने ज्यादा है नहीं, क्योंकि डे नाइट मैच है। और अगर आप एडिलेड की कंडीशंस यहाँ पर देखें तो अर्ली ऑन जो शुरू के, वैसे हमारे पास जो पार्ट टाइम थे, हमने उनसे भी पिछले मैच में नहीं गेंद कराई थी। सो पिछले मैच में हमारी स्ट्रेटजी जो थी वो बड़ी सूझबूझ साबित हुई थी कि शॉर्ट पिच बॉल्स पे हम आउट करने में कामयाब हो रहे थे और काफी करीब आ गए थे हम उस पिछले मेलबर्न में मैच को जीतने के लिए भी। बट एडिलेड में शायद शॉर्ट पिच इतना काम ना है, क्योंकि स्क्वायर्स में बड़ी शॉर्टर बाउंड्री है एज कम्पेयर टू मेलबर्न। तो यहाँ पे शॉर्ट पिच की बजाय थोड़ा सा गेंद को अगर
कंडीशंस को स्विंग को आजमाते हुए इस्तेमाल करते हुए अगर गेंद अंदर लाने की और उसको शॉर्ट पिच की बजाय अगर दूसरी स्ट्रेटजी अपना रिवायती तौर पर एमसीजी और एडिलेड की पिच कितना डिफरेंटली बिहेव करती है? देखिए वो तो बड़ा बहुत सी फ्रेंडली है, बट यहाँ पे अगर मेलबर्न की बात करें तो वहाँ पे बैटर्स के लिए बड़ा चैलेंज रहता है, बट एडिलेड में बड़ा इवन कंटेस्ट रहता है। शुरू में बॉलर्स को जरूर सपोर्ट रहती है यहाँ पे, बट जैसे जैसे जो वेयर आउट होते रहता है विकेट, तो उसके बाद फिर बैटर्स के लिए आसान होता है। तो शुरू के 1-1.5 घंटे, और कहा यह जा रहा है कि शायद प्रॉब्ली ओवरकास्ट कंडीशंस के भी कल चांसेस है, तो अगर ऐसा होता है तो शुरू का जो 1-1.5 घंटा या 15-20 ओवर जो होंगे बैटिंग के, वो थोड़े से चैलेंजिंग होंगे। तो अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो वो पाकिस्तान के लिए वहां पे फायदेमंद साबित हो सकता है। ये चीजें ये है कि बट इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस यहाँ पे एज कंपेयर टू मेलबर्न नहीं है फॉर बैटर्स। यहाँ बैटर्स भी अगर अपने राइट फैजान, अब पहला मैच जो हमने देखा था, हमें ऐसा फील हुआ था कि हमारा ठीक ठाक चांस था। ओके फाइन, इट बिकेम अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, हम नहीं जीत पाए, लेकिन अभी सेकंड तो हमको जीतना ही पड़ेगा इफ़ वी वांट यू नो टू विन दिस सीरीज और एनीथिंग। आपको लगता है जो हमारा ओपनिंग सेटअप है, ओपनिंग बैटर्स है, कुछ चेंज होना चाहिए या फिर इट शुड स्टे एज इट इज? देखिए साइम और अब्दुल्ला शफीक की जो ओपनिंग स्टैंड है, इस पे बड़ी बातें हो रही है कि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, बट हमें एक चीज ये देखना बहुत जरूरी है कि जो 13 इनिंग्स का हम यहाँ पे फिगर्स दे रहे हैं हम सब, कि 13 इनिंग्स में ये बड़े नाकाम हुए, सिर्फ 99 रन बनाए, अंडर 8 इनका एवरेज है। उन 13 में से 12 इनिंग्स तो दूसरे फॉर्मेट की है, रेड बॉल क्रिकेट की है, टेस्ट फॉर्मेट की है, तो ये तो ओडीआई फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे इनको मेरा नहीं ख्याल के शायद इतनी जल्दी आपको रूल आउट कर देना चाहिए, बट अगर कहीं कुछ चेंजेस होती भी है तो ये एक पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि रिजवान को आप ऊपर ले आए और साइम या अब्दुल्ला में से किसी एक को नीचे लाए, या कामा गुलाम भी आपके पास ऐसा ऑप्शन है जो नंबर 3 पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो अपने डोमेस्टिक खेलते हैं, वो 5वें नंबर पर आके नहीं खेलते, ऊपर थोड़ा सा खेलते हैं। तो ये चीजें भी देखना जरूरी है, बट इट्स अ बिट टू अर्ली कि हम साइम और अब्दुल्ला शफीक की वनडे क्रिकेट में ओपनिंग पेयर के बारे में बात करें। बट एक चीज तो यहाँ पे तय है कि जो फखर और इमरान का इमाम का जो ओपनिंग पेयर था, वो भी एक स्टैटल था। यू डू नॉट फिक्स जो ब्रोकन ना हो, आप जो चीजें खराब होती है आप उसको फिक्स करते हैं। फखर और इमाम का ओपनिंग पेयर अच्छा भला चल रहा था, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी, बट अब आप अगर इन दोनों को लाए भी हैं तो इनको प्रॉपर फिर फखर के बारे में अच्छी खबर आनी थी, उसकी क्या अपडेट है? देखिए अच्छी खबर हम सब उम्मीद कर रहे हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट हुए भी हैं, बातचीत हुई भी है, बट अब उनके शोकॉज नोटिस के ऊपर पीसीबी को अमल करना है, और पीसीबी की जानिब से ही इंतजार है कि उनके जो शोकॉज नोटिस का जो रिप्लाई आया है उसमें पीसीबी अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेता है। जो आम जो उसका तरीकाकार होता है, शोकॉज नोटिस के बाद एक कमेटी बनती है जो फिर डिसाइड करती है। मे बी अगले 1-1.5 हफ्ते में इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो। बट अच्छा फैजान, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि तीसरे ओडीआई में वो अपने कैप्टन समेत 5 खिलाड़ियों को बिठाएंगे एंड दे विल चेंज देम? मतलब यहाँ पे एक चीज जो समझने की जरूरत है कि इनकी टेस्ट सीरीज भी होनी है इंडिया के साथ, तो वो अपने जो मेन प्लेयर्स हैं वो टेस्ट सीरीज के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज हर टीम के लिए ज्यादा अहम होती है, रेड बॉल क्रिकेट प्रायोरिटी होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस पे स्टेक पे। तो टेस्ट सीरीज के लिए वो अपने अहम प्लेयर्स को ये कह ले कि थोड़ा सा आराम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज की तैयारी। चलिए अच्छा लगा ये सुन के कि टेस्ट सीरीज हर टीम के लिए अहम होती है। बीच में हम लोग कहीं ऐसा लग रहा था काफी अरसे से ऑफ ट्रैक हो गए थे, हमारे लिए पता नहीं, लेकिन हम ऑन ट्रैक हो गए ना, अब हम जीत गए। अच्छा आप बताइएगा, ये जो एक स्पिनर आप ऐड करने की बात कर रहे थे, किसकी बात हो सकती है, कौन आ सकता है, और उसका कोई तजर्बा होगा ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे? नहीं देखिए, हमारे पास स्पिनर्स तो दोनों जो है ऑप्शन दोनों ही यंगस्टर्स है, कासिम और अरफात। और मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं इस बात कोई शायद तब्दीली की जाए, कोई तब्दीली की जाए। पाकिस्तान टीम में मोस्ट लाइकलीहुड यही है कि उसी 11 के साथ जाए जिस 11 में मेलबर्न में, क्योंकि मेलबर्न में हमने बड़ा अच्छा गो के रिजल्ट हमारे हक में नहीं था, बट हमने बहुत अच्छी फाइट दी, और अगर कोई चेंजेस की अगर कहीं एग्रीमेंट हुआ भी तो शायद
ये कह सकते हैं कि आमिर जमाल को फिट इन करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बड़े कम चांसेस है कि स्पिनर को खिलाएंगे, क्योंकि और शायद हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज़ वी कैन ऑलवेज यूज पार्ट टाइम स्पिनर्स, और उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा बैटर है जी ये किया जा सकता है। हमारे पास सलमान अली आगा का ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा मौजूद है ही। बस टाइम भी कर लेते हैं चेंज, तो हम तो या लेट्स सी। थैंक यू फैजान, थैंक यू वेरी मच। तो कल इज क्रिकेट डे और सुबह ही स्टार्ट हो जाएगा मैच, क्या उनके टाइमिंग्स भी आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल डिफरेंट है, तो सुबह सुबह ये मैच भी स्टार्ट हो जाए, मतलब हमारी सुबह होगी उनकी नाइट होगी। उनका डे एंड नाइट है, डे एंड नाइट मैच है, सो या उनका आफ्टरनून सॉर्ट ऑफ शिट। ऑलराइट, ओह वेल, एनीवे द रेस्ट ऑफ द खबरें हम कल के लिए छोड़ते हैं और कल बात करेंगे। See you tomorrow, inshallah. See you tomorrow. Have a great day.